हाय बच्चों, क्या हाल चाल हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने फंक्शन के बेसिक के बारे में, फंक्शन के जो बेसिक हैं उसके बारे में बात करी थी। क्या है फंक्शन, रिलेशन से कैसे अलग है फंक्शन, फिर डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या होता है, यहां तक हमने क्लियर किया था। अब हम लोग उससे थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ बेसिक बात करते हैं फंक्शंस में क्या क्या रहते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन आप बोल सकते हो, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? डेफिनेशन लिख देते हैं। फंक्शन इज said to be explicit function is said to be explicit function if dependent variable जो हम लोगों ने क्या लिया था, y लिया था, if dependent variable is completely expressed in टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हम लोगों ने क्या लिया है, x को माना है। इसका मतलब अगर y कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में डिफाइंड है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और इसका उल्टा अगर ऐसा नहीं है या नहीं हो पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत क्लियर है। जैसे एग्जांपल अगर लेते हो एक्सप्लिसिट का, तो y बराबर एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, कुछ भी ले लो, y बराबर साइन एक्स भी ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, कुछ भी ले लो। ये सारा y किसके टर्म में है, x की टर्म में कंप्लीटली, मतलब सिर्फ x की टर्म में y डिफाइंड है तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है। इम्प्लिसिट क्या हो जाएगा, बस इसी को थोड़ा चेंज कर दो, यानी फंक्शन इज सेड टू बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन if it is expressed as, ऐसा लिख सकते हो, जहां c क्या है, कांस्टेंट है, मतलब y सिर्फ x की टर्म में डिफाइंड नहीं दिख रहा हो तो हम उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे आप ऐसा लिख सकते हो, साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स वाई, ऐसा करके कुछ भी लिख दिया हमने। तो ये y को अभी कंप्लीटली x के टर्म में नहीं लिखा गया है तो ये क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। y अगर सिर्फ x की टर्म में सोलली डिफाइंड है, कंप्लीटली डिफाइंड है, तो वो क्या हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। बहुत सिंपल है, टर्म्स है बस, क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है ये सब, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है इसमें। अब है इसके बाद बाउंडेड फंक्शन। अभी बस बेसिक बात कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके आगे बात करेंगे। इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, तो वो सब आगे आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन नाम में लिखा है बाउंड है, मतलब जिसका रेंज जो है वो सर्टेन लिमिट के अंदर है। यानी रेंज मतलब किसकी वैल्यू, y की वैल्यूज। इनपुट जो डालोगे, इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो वो वैल्यू देगा, जो वो रेंज देगा, वो सर्टेन वैल्यूज के अंदर, सर्टेन फाइनाइट वैल्यूज के अंदर अगर होगा तो उसको बोलेंगे बाउंडेड फंक्शन। सिंपल है एकदम। अगर नहीं होगा तो उसको नहीं बोलेंगे। फिर अनबाउंडेड हो गया तो, यानी ऐसा बोल सकते हैं, फंक्शन is said to be bounded if it is shown as m1 fx m2 where m1 and m2 are finite values। मतलब बेसिक देखिए तो डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन रट के ऐसा नहीं होता कि कहीं कुछ बहुत बड़ा हम तीर मार लेते हैं।
बस ऐसे डेफिनेशन लिखने के लिए होना चाहिए, नोट्स तैयार करने के लिए कह सकते हो। बच्चों को अपने आप को रिवाइज करना होगा, कभी मान लिया अभी समझ के बाद में भूल गए तो एक बार देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा क्या है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो ना, ग्राफ का मतलब जो किसी वैल्यूज के अंदर में हो, मतलब जिसका फिक्स्ड हो, ये ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक चला गया या नीचे माइनस इनफाइनाइट तक चला गया तो वो बाउंडेड नहीं रहेगा। बात समझ आया? किसी फाइनाइट वैल्यूज के अंदर होगा तो वो बाउंडेड होगा। ग्राफ देख के आप इजीली बता सकते हो कि ये बाउंडेड है या नहीं है। जैसे साइन एक्स की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग वो पढ़ चुके हैं इसलिए उसकी बात कर रहे हैं, बाकी सारे फंक्शंस की बात हम धीरे धीरे आगे करेंगे। साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का भी पढ़ चुके हैं, वो होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट उसका रेंज, तो वो अनबाउंडेड फंक्शन है। साइन एक्स कॉस एक्स बाउंडेड फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, e पे पावर x एक्सपोनेंशियल है, a पे पावर x, 2 पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या हो गया, वो अनबाउंडेड हो गया, 0 से इनफाइनाइट होता है उसका रेंज। ठीक है, इधर तो 0 है लेकिन उधर कहां चला गया, इनफाइनाइट तक, तो वो अनबाउंडेड फंक्शन होते हैं। तो बहुत सिंपल है ये सब, ऐसे क्लियर हो रहा होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा बाउंडेड फंक्शन क्या है। अब बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है जी? अब इफ ईच टर्म और कंपोनेंट इन अ फंक्शन, ये बस ऐसे लिख रहे हैं, आप डेफिनेशन किसी बुक में कहीं से भी देख सकते हो, आप अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख सकते हो। ये बस लिख रहे हैं कि अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, आप नोट्स बनाते हो तो आपको लिखा होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि बाद में आप रिवाइज कर सको। ऐसा नहीं है इसी लैंग्वेज में आपको ऐसे ही लिखना है। इफ ईच टर्म्स और कंपोनेंट इन अ फंक्शन हैव सेम डिग्री ऑफ वेरिएबल्स, then function is said to be homogeneous function. Homogeneous function, that is, इसको that is बोलते हैं। that is, अगर आप ऐसा होता है f k x k y, यानी जो भी फंक्शन है, कैसा भी फंक्शन है, उसके इनपुट में अगर y का इनपुट है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके इनपुट में अगर x की जगह हमने kx लिखा, y की जगह ky लिखा, तो वो ऐसा बन जाए k पे पावर n f x, y। अगर ऐसा बन जाता है कोई फंक्शन, हम एग्जांपल लेके अभी आपको दिखा देंगे, अगर ऐसा बन जाता है कोई फंक्शन तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन होमोजीनियस है, जिसका डिग्री क्या है, n है। उस फंक्शन का डिग्री क्या है, n है। अब पूछोगे कैसे, ये तो हुआ ऐसे समझने का तरीका हुआ, क्योंकि ऐसा बुक में दिया रहता है तो आपको पता होना चाहिए भैया ये क्या है और ये जो सर यहां पे बोल रहे हैं ये क्या है। सेम डिग्री ऑफ वेरिएबल का हुआ, मान लो एक फंक्शन हमने लिखा, जैसे ये देख लो, कुछ भी अगर x की बात कर रहे हैं, मान लो तुम बोलोगे सर इसमें y है ही नहीं, fx बराबर हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस ऐसा लिखते fx y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा लिखा, क्योंकि सेम अगर डिग्री रहेगा तो ऐड ही हो जाएगा। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये दो टर्म है यहां पे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसका डिग्री कितना है, या ऐसा लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई लिख दो, चलेगा, पिछला भी सही था ऐसे। इसका डिग्री कितना है, 2 है। इसका टोटल डिग्री कितना है, एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, तो टोटल पावर कितना है इसका, 2 है। तो ये दोनों टर्म का डिग्री कितना है, 2 है, सेम डिग्री है, तो इसको बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम होमोजीनियस फंक्शन। अगर ऐसा होता इसका डिग्री 2 इसका डिग्री 1, तो ये होमोजीनियस नहीं होता। जैसे ये हट गया, मान लीजिए ये सिर्फ एक्स में, तो इसका डिग्री 2 है इसका डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता। अगर ऐसा लिखते तो भी ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता। अगर ऐसा लिखते तो भी ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता, मतलब सेम डिग्री होना चाहिए वेरिएबल का, तो वो होमोजीनियस होगा। जैसे ऐसा लिखेंगे 3xy, यहां 3 टर्म है, इसका भी डिग्री 2 इसका भी डिग्री 2 इसका भी डिग्री 2 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। ये तो हमने ऐसा लिखा, ये तो आप समझ गए होंगे आराम से, बड़े इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। होमोजीनियस फंक्शन क्या है समझ गए अच्छे से, कि जो जितने भी कंपोनेंट टर्म्स होंगे उसका डिग्री ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब बोलोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या लिखा है, ये देखो जो चीज लिखा है हम उसको प्रूव कर देते हैं। हमने क्या बोला, x की जगह क्या बिठा देते हैं, kx, y की जगह ky बिठा दो,
kx ky बिठा दिया। तो जहां x है उसकी जगह kx, जहां y है उसकी जगह ky। तो x की जगह kx बिठाएंगे तो k स्क्वायर x स्क्वायर, y की जगह ky बिठाएंगे k स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3, x की जगह kx, y की जगह ky, kx ky। ध्यान से देखोगे k स्क्वायर और k स्क्वायर ये टर्म कॉमन आ जाएगा, तो k स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर में बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3xy। अब देखो जो टर्म यहां पे लिखा हुआ है वही टर्म यहां पे है, दोनों सेम टर्म है, दोनों सेम टर्म है। मतलब आप इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लिख सकते हो, तो ये बन गया k स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई, और यहां पे है एफ के एक्स कमा के वाई। देखो सेम ऐसा आ गया, यहां k पे पावर n था, यहां k पे पावर क्या था 2। ऐसे भी हम लोग देख के भी बता सकते हैं इसका डिग्री क्या है 2 है, मतलब ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और एज इट इज यहां फंक्शन लिखा जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस फंक्शन। यहां पे इस फंक्शन का डिग्री कितना है 2 है। समझ में आ गया होगा आप लोग को होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है। इसके बाद दो फंक्शन है जिसको आगे डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको बता देते हैं, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। अभी उसी फंक्शन को आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, उस पर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी बस उसका छोटा सा बता देते हैं, दोनों साइड में लिख ही देते हैं। एक है इवन ऑड फंक्शन, इसके प्रॉपर्टी के बारे में फंक्शन देख के आप बता सकते हो इवन ऑड है या नहीं है, और एक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। बस इसके भी बेसिक बात करेंगे इसके बारे में, और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब इवन ऑड फंक्शन क्या है और पीरियोडिक फंक्शन क्या है, जेई में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे रहते हैं, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट, इसके जो प्रॉपर्टीज आगे डिस्कस करेंगे वो सब आप एकदम क्लियर रहिएगा उसमें। इवन ऑड फंक्शन क्या है, डेफिनेशन इसका फिर लिख देते हैं। फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f of minus x equals to fx, ठीक है। f of minus x equals to fx for x belongs to domain of the function, for x belongs to domain of the function। obviously domain of the function नहीं होगा तभी तो वो डिफाइंड होगा, ये हो गया। एंड said to be odd function if f of minus x equals to minus f of x for all x belongs to domain of the। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब x के सारे वैल्यू जो इसके डोमेन को बिलोंग करेंगे उसके लिए ये ट्रू होना चाहिए। रुक जाइए एक मिनट, हाँ ऐसे लिख देते हैं, ये और ये। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। कोई भी फंक्शन है, आप कोई भी फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसा लिखते हो आप लोग, y बराबर x, एफ एक्स बराबर x, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर लॉग x, एफ एक्स बराबर 2 टू द पावर x, कुछ भी, एफ एक्स बराबर साइन x प्लस कॉस x, एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर x, कुछ भी फंक्शन आप लिखते हो, ठीक है। अगर उस x की जगह हम बिठाते हैं माइनस x, उसी फंक्शन में x की जगह बिठाते हैं माइनस x, और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, जो फंक्शन fx था वही f ऑफ माइनस एक्स हो गया। मतलब अगर इन जो x मान ले 2 बिठाओ फंक्शन में और x की जगह माइनस 2 बिठाओ, उसके वैल्यूज में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे हम इवन फंक्शन। अगर x की जगह माइनस एक्स बिठा दिए तो फंक्शन के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो गया। जैसे इनपुट 2 बिठाए तो मान ले आउटपुट 4 दिया, और इनपुट माइनस 2 बिठाए और आउटपुट माइनस 4 दिया, ऐसे एग्जाम्पल एक बताएं, वो सब के लिए डिफाइंड होना चाहिए। मतलब जो x बिठाने पे रिजल्ट आया, माइनस एक्स बिठाने पे मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, तो वो हो गया ऑड फंक्शन, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि ग्राफ देख के कैसे पता चल जाएगा भैया इवन है, ग्राफ देख के कैसे पता चल जाएगा कि ऑड है। ग्राफ ही देख के बस पता कर लेंगे इवन है या ऑड है, बेसिक तो आप ऐसे पता कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स, मान लें ऐसे है। अब आपको पता है
x की जगह माइनस एक्स बिठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्क्वायर वही रह जाएगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो इवन फंक्शन है। x की जगह माइनस एक्स बिठाओ, माइनस का क्यूब माइनस बाहर आ जाएगा और वही का वही लिखा जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है। साइन एक्स में x की जगह माइनस एक्स बिठाते हैं तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, माइनस बाहर आ गया, एज इट इज लिखा गया, तो ये ऑड फंक्शन है। कॉस में x की जगह माइनस एक्स बिठाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉस माइनस एक्स वही होता है जो कॉस एक्स होता है, तो ये कौन सा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ये बेसिक बस आपको बताया जा रहा है अभी कैसे ऐसे वैल्यूज पुट करके। हाँ, हो सकता है कोई फंक्शन ना तो इवन हो ना तो ऑड हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मान लिया अगर ऐसा लिखते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब एक्स की जगह माइनस एक्स बिठाओ, तो ये तो माइनस एक्स कैसे और एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस एक्स, तो ये दोनों में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, ये वाला ना तो ये ना तो ये, तो ये फंक्शन जो लिखा हुआ है ये ना तो इवन है ना तो ऑड है। बात समझ में आ गया? कैसे चेक करेंगे, बहुत सिंपल है, क्लियर है सारा, ये एग्जांपल लेके होता है। इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे की वीडियोस में ग्राफ पहले पढ़ लेते हैं सारा, फिर आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ आप लोग। अभी बात कर लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन की, बहुत सिंपल है ये भी, इस पे भी जेईई में खूब सारे क्वेश्चंस रहते हैं। यानी फंक्शन इज सेट टू बी पीरियोडिक इफ इट, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज की भाषा में बोल रहे हैं, रिपीट्स इटसेल्फ ओवर सर्टेन टाइम इंटरवल। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, रिपीट करने का मतलब जो वैल्यूज वो मान ले 1 से 2 के बीच में जो वैल्यूज दिया वही 2 से 3 के बीच में दिया, वही 3 से 4 के बीच में दिया, ठीक है, तो वैसे फंक्शन को बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट इटसेल्फ ओवर सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है। ऑब्वियसली जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस उसके इनपुट डालते हैं, अलोंग वाई एक्सिस उसकी वैल्यूज मिलती है, ठीक है, तो जो उसकी वैल्यूज मिलेगी वो चेंज नहीं करना चाहिए, एक सेम इंटरवल के बाद वो अपने आप को क्या करे, रिपीट कर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी इट्स रेंज remains same after each interval of its domain and length of the interval is called पीरियड, टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम पीरियड एंड शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड। हम लोग जो भी बात करते हैं जनरली फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात करते हैं, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। यानी उसका जो रेंज होगा, जो वैल्यूज वो देगा वो चेंज नहीं करेगा ड्यूरिंग सर्टेन इंटरवल, वो चेंज नहीं करेगा, मतलब 2 से 4 में जो दिया वही 4 से 6 में देगा, वही 6 से 8 में देगा, और जिस लेंथ में वो अपने आप को रिपीट कर रहा है वही लेंथ जो होता है इंटरवल का वही कहलाता है टाइम पीरियड। और उस लेंथ में जो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। इसको लिखते कैसे हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस टी या एक्स प्लस माइनस टी बराबर एफ एक्स। जो टी क्या है, टाइम पीरियड है, मतलब एक्स जो इनपुट है उसका, जो एक्स किसको बिलोंग करता है, डोमेन को, डोमेन यानी अलोंग एक्स एक्सिस जो लिखते हैं उसमें टी जोड़ो, ठीक है, यानी टी ड्यूरेशन के बाद वो फिर से वही वैल्यू दे देगा, फिर टी जोड़ो फिर वही वैल्यू दे देगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे, या टी घटाओ, फिर वही वैल्यू दे देगा, फिर टी और घटाओ, यानी टी का जो ड्यूरेशन है ना उसके बाद वो सेम वैल्यू देता रहता है। मान ले टी का वैल्यू 5 है, ठीक है, तो इनपुट 1 डालो, जो 1 डालने पे वैल्यू मिलेगा वही 6 डालने पे मिलेगा, जो 2 डालने पे मिलेगा वही 7 डालने पे मिलेगा, क्योंकि जो 2 पे मिलेगा और टाइम पीरियड 5 है, तो 2 के बाद क्या हो गया, फिर 7 पे, 3 पे, तो फिर 8 पे, ऐसे करके वो अपना वैल्यू को रिपीट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। पीरियोडिक फंक्शन समझने में थोड़ा लोगों को दिक्कत होती है, ऐसे समझ में आ जाएगा, ग्राफिकली समझाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा ऐसे। ये बेसिक उसका डेफिनेशन है। जो टी है उसका टाइम पीरियड जो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो सबसे छोटा वैल्यू इसका होगा उसको बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक ग्राफ आपको दिखाते हैं। दो ग्राफ बनाएंगे आपके लिए। जीरो 1 4 5 -1 -2, ठीक है। एक और ग्राफ बनाते तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ग्राफ की खूबसूरती पे मत जाइएगा, क्योंकि आप हो सकता है हमसे अच्छा ही डायग्राम बना लें, ठीक है। अपन जितना कोशिश कर रहे हैं, जितना बनता है बनाते हैं, बाकी डायग्राम बनाने में आप लोग भी बहुत होशियार हैं। ऐसे करके 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पाई -2 पाई -3 पाई। अब देखो ध्यान से देखो कि ये जो पोर्शन है ग्राफ का, ये रेंज हो गया अलोंग बाई, ये देखो फिर रिपीट हुआ ये पोर्शन जो है, फिर यहां पे लिखा है, फिर यहां पे लिखा है, इधर भी देखो तो, और ड्यूरेशन कितना, लेंथ का देखो कितना है 1 है, तो ये पोर्शन रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो y का वैल्यू ही चेंज हो गया। सेम वैल्यू रिपीट अगर होगा विद सर्टेन सेम इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो इसका ड्यूरेशन कितना है 1, सब 1, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 1, और फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कितना हो गया 1। बात समझे। अब कोई पूछेगा सर ये पोर्शन भी तो रिपीट कर रहा है, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन, अगर हम ये पूरा पोर्शन को 1 मानते हैं तो ये भी यहां रिपीट किया कि नहीं किया, फिर वो भी रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा आगे चल के, ये पूरा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पीरियोडिक है तो रिपीट करेगा ही करेगा। तो कोई बोलेगा सर इसका टाइम पीरियड तो 2 भी बोल सकते हैं, तो 0 से 2, 2 से 4 बोल सकते हैं, यानी इसका टाइम पीरियड 2 भी बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो, 4 भी बोल सकते हो, टाइम पीरियड बोल सकते हो इसका। लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा भैया, इसका 1 ही होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड को बोलते हैं फंडामेंटल टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा इसका टाइम पीरियड, यानी fx+2 बराबर fx होगा, fx+3 बराबर भी fx होगा, fx+1 बराबर भी fx होगा, लेकिन सबसे छोटा क्या है 1 है, तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा 1 होगा। बात समझे। आगे बोला अभी आपको कि आगे और भी डीपली डिस्कस करेंगे, हमको लगता है फिलहाल के लिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां तक देखो ये पोर्शन रिपीट नहीं कर रहा है ये पोर्शन, लेकिन हाँ ये जो पोर्शन है sin x तो आप पढ़ चुके हो, ये पोर्शन जो है ये रिपीट हो रहा है बार बार, फिर देखो वही पोर्शन, फिर देखो वही पोर्शन, पीरियोडिक तो है ही, और इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है 2 पाई। कोई बोलेगा सर 4 पाई भी तो हो सकता है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन फिर रिपीट करेगा, 4 पाई भी टाइम पीरियड होगा, 6 पाई भी टाइम पीरियड होगा, 8 पाई भी टाइम पीरियड होगा, लेकिन फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई होगा। यानी sin x में अगर हम लिखते हैं sin x प्लस 2 पाई बराबर क्या sin x लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 2 पाई जो लिखा है वही क्या है, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है। sin x प्लस 4 पाई बराबर भी sin x होता है, लेकिन सबसे छोटा क्या होता है 2 पाई होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग देखिएगा तो हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे सारा का सारा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। सो वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके, जितने बच्चों तक वीडियो पहुंच सके तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।